हेलो स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस 8th क्लास पॉलिटिकल चैप्टर 4 अंडरस्टैंडिंग लॉज। ओके, सो वीडियो नंबर फर्स्ट। वेरी फर्स्ट वी जस्ट थिंकिंग अबाउट द लॉज। बच्चे यू नो कि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे लॉज हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। कुछ कॉमन लॉज हैं जो हमें पता है पहले से ही, जैसे कि स्पेसिफाई द एज ऑफ मैरिज, कि कितनी एज में मैरिज करनी चाहिए एक लड़के को या लड़की को। जैसे गर्ल्स की जो एज है वो 18 ईयर्स से अबव होनी चाहिए और बॉयज़ की 21 ईयर से अबव होनी चाहिए। और सेकंड है स्पेसिफाई द मिनिमम एज टू वोट। वोट का राइट कब मिलता है? जब कोई भी पर्सन जो है 18 ईयर से ऊपर हो जाता है तब उसे वोट का राइट मिल जाता है। ये हम सबको पता है। दोज लॉज डीलिंग विद बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी, कुछ ऐसे लॉज हैं जो हमें अपनी कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है या बेचनी है, हमें पता है कि उसके लिए हमें क्या क्या करना है। ऐसी कुछ प्रोविजंस हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। सो ये सारे लॉज बनाता कौन है, कहाँ से बनते हैं? इट इज़ द पार्लियामेंट। लॉज जो बनते हैं वो पार्लियामेंट में बनते हैं। पार्लियामेंट ये हमारा एक संसद है, तो उसमें जो हमारे मिनिस्टर्स हैं वो बैठते हैं, जो भी हमारी गवर्नमेंट है काम करने वाली, तो वहाँ पर बैठ कर के सारे लॉ बनाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि क्या लॉज सबके लिए एक जैसे अप्लाई होते हैं? कैसे हम नए नए लॉज को लेकर आते हैं? ठीक है, क्या कुछ ऐसे लॉज भी हैं जो अनपॉपुलर हैं, कंट्रोवर्शियल हैं, जिनके बारे में कुछ विवाद है, कुछ लोग उससे सहमत हैं और कुछ नहीं सहमत हैं? और कैन सिटीज़न डू अंडर सच सर्कमस्टांसेस, अगर किसी लॉ को लेकर के लोगों में कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है, लोग उसके विरुद्ध हो रहे हैं, तो उस सिचुएशन में एज अ सिटीज़न हम क्या कर सकते हैं? ये कुछ क्वेश्चंस हैं। तो हम एक लॉ की बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। ये पिक्चर आप देख रहे हो, तो क्या है कि कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, कोई ऑफिसर है, उसके बेटे को सज़ा सुनाई जाती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा। कोई क्राइम उसने किया है और उसने मान भी लिया है, कमिट किया है कोई क्राइम, और उसके लिए उसे 10 ईयर की जेल हो जाती है। ठीक है, और ये जो पर्सन है ये अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहा है, उसे छुपाना चाहता है। तो क्या आप सोचते हो कि ये सही है? क्योंकि वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, उसके पास बहुत अच्छी जो उसकी पहुंच है, इकोनॉमिकली पॉलिटिकली वो बहुत पावरफुल है, तो उसके लिए ये सब कर पाना कोई मुश्किल नहीं है। क्या वो सही कर रहा है? अगर वो ऐसा कर रहा है कि क्राइम करने के बावजूद भी वो अपने बच्चे को बचा रहा है, तो क्या ये सही है? ये हमें सोचना है। बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि लॉज जो हैं बेटा वो सबके लिए अप्लाई होती हैं। ठीक है, दिस इज़ वाई द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एग्रीड दैट देयर शुड बी नो आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज ऑफ पावर इन इंडिया। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन की असेंबली है वो इस बात से सहमत है कि हमारे इंडिया में कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि किसी पर्सन के साथ एज़ पर द लॉ कोई भी भेदभाव किया जाए, कि लॉ एक के लिए कुछ और है तो दूसरे के लिए वो कुछ और है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, आर्बिट्रेरी का मतलब है कि कोई भी तानाशाही जो पावर्स हैं किसी के पास नहीं है, चाहे वो कितना बड़ा ऑफिसर है या फिर वो एक गरीब इंसान है, कोई भी है, सबके लिए लॉज बिल्कुल बराबर हैं। किसी के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि जिसके ऊपर कोई लॉ हम कह सकते हैं कि फोर्स नहीं किया जा सकता। द रूल ऑफ लॉ ये हमारी कंट्री में अप्लाई होता है। रूल ऑफ लॉ से क्या मतलब है? इसका मतलब है कि लॉज सबके लिए इक्वली अप्लाई होती हैं। कोई भी सिटीज़न है जो कंट्री का, हर पर्सन को लॉ फॉलो करने पड़ते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा कोई पर्सन है या फिर एक
गरीब व्यक्ति है, कोई भी है, सबके लिए लॉ बराबर हैं, ठीक है। लॉ जो है दैट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्सनस ऑन द बेसिस ऑफ, किसी भी बेस के ऊपर किसी भी पर्सन के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। लॉ के मीन्स के किसी भी आधार पर, जैसे जेंडर के आधार पर या फिर प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे या कास्ट एक्सेट्रा या फिर रिलीजन के बेस पे, किसी भी बेस के ऊपर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। मीन्स जेंडर के आधार पर, जैसे ये नहीं है कि बॉयज़ के लिए अलग लॉज हैं और गर्ल्स के लिए अलग लॉज हैं, या फिर बर्थ प्लेस के आधार पर कि कोई व्यक्ति जो है वो किसी शहर में पैदा हुआ है, एक जो है बहुत ही बैकवर्ड एरिया में पैदा हुआ है, उनके लिए अलग अलग लॉ हैं, ऐसा नहीं होता। या फिर उनकी जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर, किसी भी आधार पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो इसी को कहते हैं रूल ऑफ लॉ। तो लॉ के अनुसार सबके साथ इक्वलिटी होती है, बिल्कुल सेम बिहेवियर किया जाता है और सेम वे से ही लॉ सबके लिए अप्लाई होती हैं और सबको उन्हें फॉलो करना पड़ता है, चाहे वो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, ठीक है, या फिर कोई बहुत रिच पर्सन है या गरीब व्यक्ति है, कोई भी हो, चाहे वो हमारी कंट्री का प्रेसिडेंट क्यों ना हो या फिर कोई एक बहुत ही गरीब पर्सन हो। मीन्स छोटा बड़ा अमीर गरीब किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। सो इसे कहते हैं इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कि लॉ से ऊपर कोई भी नहीं है, सब पर्सन लॉ की नज़र में बराबर हैं। कानून के आधार पर सबके सब लोग हमारे सिटीज़न हैं, जो इंडिया के सिटीज़न हैं, सब बराबर हैं। चाहे अच्छा, इक्वलिटी अंडर लॉ में ये भी आता है कि अगर कोई क्राइम या वायोलेशन ऑफ लॉ होता है, मींस कोई व्यक्ति लॉ को ब्रेक करने की कोशिश करता है, लॉ को नहीं मानता, किसी भी बने हुए कानून को फॉलो नहीं करता, तो उनके लिए भी स्पेशल पनिशमेंट की प्रोविज़न की गई है, ठीक है। और अगर ऐसी प्रोसेस है हमारे पास कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है, किसी लॉ को ना मान करके उसको वायोलेट करता है और कोई क्राइम करता है, तो उसका ये दोष हमें सिद्ध करना पड़ता है और एक पर्टिकुलर प्रोसीजर के तहत उसका दोष साबित हो जाता है और फिर उसे पनिशमेंट दी जाती है। कोई भी व्यक्ति लॉ को कभी भी ब्रेक नहीं कर सकता, ठीक है। कई बार ऐसे भी होता है कि उनको जुर्माना वगैरह किया जाता है या फिर कुछ टाइम के लिए जेल की जाती है। सो दैट इज़ डिपेंड अपॉन द सीरियसनेस ऑफ द गिल्ट, मीन्स उसका दोष कितना है, कितना बड़ा क्राइम किया है या छोटा क्राइम किया है, किस टाइप का क्राइम किया है, और हर क्राइम के लिए अलग अलग टाइप की उसके लिए पनिशमेंट होती है, ठीक है। लॉज इन एंशियंट इंडिया, एंशियंट इंडिया में क्या था, उस टाइम पे भी बहुत मीन्स अनगिनत लॉ बने हुए थे, ठीक है। और वो लॉज जो थे वो सबके लिए एक जैसे नहीं होते थे, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लिए डिफरेंट लॉज थे। जिन लोगों के पास जो कोई पावरफुल व्यक्ति है तो उसके लिए लॉ अलग तरह से होते थे, ठीक है। जिनके जैसे ये कोई अगर कोई राजा, क्योंकि उस टाइम पे एंशियंट टाइम पे हमारे इंडिया में राजाओं का राज हुआ करता था, तो राजा के पास सारी पावर रहती थी, राजा जो भी कहता था वो ही लोगों के लिए कानून होता था। तो इसीलिए सबके लिए लॉस जो थे वो अलग अलग टाइप के होते थे, पनिशमेंट भी सबके लिए अलग अलग होती थी। चाहे क्राइम सेम हो तो उनके लिए डिफरेंट टाइप की सज़ा होती थी। सपोज़ कि राजा के पास ये पावर है, अगर उसका बेटा या उसका कोई अपना कोई ऐसा क्राइम करता है तो वो उसको कई बार सज़ा नहीं भी देता या फिर कोई छोटी मोटी सज़ा देता है, लेकिन वही अगर क्राइम कोई दूसरा पर्सन करता है तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाती है। ये राजा की अपनी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता था, क्योंकि जिन लोगों के पास पावर थी वो किसी को कोई भी सज़ा दे सकते थे, ठीक है। इवॉल्विंग लॉज, द एंशिएंट सिस्टम ऑफ लॉज वर रीप्लेस्ड बाय न्यू। तो धीरे धीरे क्या हुआ, सिचुएशन चेंज होती गई और राजाओं का राज ख़त्म हो गया और फिर हमारी कंट्री में ब्रिटिश लोग आ गए, ठीक है। तो ब्रिटिश का रूल हमारे ऊपर चलने लगा, तो हम लोग, हमारा इंडिया जो था ब्रिटिश की कॉलोनी बन गया। तो ब्रिटिश पीपल जो थे उन्होंने इंडिया में रूल ऑफ लॉ इंट्रोड्यूस किया,
रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है कि सबके लिए एक जैसे कानून बनाए। क्यों? ये नहीं है कि उन्होंने हमारे लिए कुछ बहुत अच्छा सोचा, ऐसा नहीं है, बल्कि इसलिए उन्होंने रूल ऑफ लॉ अपनाया क्योंकि वो सारे के सारे इंडियंस को वो बहुत मीन्स सबको एक जैसा मानते थे, सबके साथ वो बहुत ही बैड बिहेवियर करते थे, बहुत र्यूडली पेश आते थे, चाहे वो हमारे इंडिया का कोई राजा हो या फिर कोई गरीब व्यक्ति हो, अमीर हो, कैसा भी हो। तो सब सारे के सारे जो लोग थे इंडिया के, उनके लिए सब एक जैसे थे, वो सबको ही बड़े घटिया लोग मानते थे, उनकी नज़र में हमारे लोगों की कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने सबको एक ही नज़रिए से देखना शुरू किया। बेशक हम कहते हैं कि ब्रिटिश ने ये रूल ऑफ लॉ इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, इस बात को लेकर के भी हमारे लोगों में बहुत कंट्रोवर्सी चलती है। लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है, इंडियंस ने ऐसा कुछ ब्रिटिश लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि कुछ हद तक ये जो रूल ऑफ लॉ था या एक जैसे रूल सबके लिए जो शुरू किए थे वो ब्रिटिश लोगों ने ही किए थे। क्लेम्स ओवर डिस्प्यूट, तो हमारे हिस्टोरियंस जो हैं इनके लिए क्लेम करते हैं बहुत सारे बेसिस पे, जो कहते हैं कि ये सब गलत था। सबसे पहला उनका मानना है कि कॉलोनियल लॉ जो था वो आर्बिट्रेरी था, वो तानाशाही था। जो लोग ब्रिटिश के जो लोग हमारे इंडिया में आके हमारे यहाँ पर रूल करते थे वो बहुत ही डिक्टेटर थे। ठीक है, वो अपनी मनमानी करते थे। आर्बिट्रेरी मीन्स के मन मर्जी के वो रूल्स बनाते थे और उन्हीं रूल्स को हमारे लोगों को फॉलो करने के लिए फोर्स करते थे। फोर्सफुली हम लोगों के ऊपर उन कानूनों को वो, जैसे हम कहते हैं कि उनको थोप देते थे। ठीक है, चाहे हम ना चाहें फिर भी हमें उनको फॉलो करना पड़ता था। सेकेंडली, इंडियन नेशनलिस्ट्स प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द लीगल स्फीयर इन ब्रिटिश इंडिया। तो उस टाइम पे भी हमारे जो इंडियंस थे, बहुत सारे नेशनलिस्ट्स थे, बहुत पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है लीगल स्फीयर को स्थापित करने में, रूल्स को लोगों को समझाने में। ठीक है, वो जान चुके थे, उन्हें भी नॉलेज थी कि रूल का मतलब क्या होता है, तो इसलिए उनका भी बहुत बड़ा रोल है इस रूल ऑफ लॉ को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने में। तो हम नहीं, ऐसे हम कैसे कह सकते हैं कि ब्रिटिश लोगों ने ही यहाँ पर रूल ऑफ लॉ स्टार्ट किया। तो इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा विवाद लोगों में चल रहा है। नेक्स्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो।